जी प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और अपनी पढ़ाई को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अपनी क्लास में अपने टॉपिकों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम लोग अपना 5वां चैप्टर शुरू कर चुके हैं और 5वें चैप्टर में हम लोगों ने अभी प्रारंभिक अवधारणाएं ही पढ़ी हैं। इस चैप्टर को ढंग से समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके शुरुआत के टॉपिकों को बहुत ही धीरे धीरे पढ़ें, आराम आराम से पढ़ें और क्लियर करते हुए पढ़ें। ये चैप्टर बहुत सरल है, ठीक है, लेकिन इसको समझना आसानी से पड़ता है। एक बात हमेशा याद रखिए, जो टॉपिक जो चैप्टर आपका सरल है उसको आसानी से और धीरे धीरे समझिए। अगर उस सरल टॉपिक में आपने जल्दीबाजी कर दी तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, ठीक है। हम लोगों ने कल अपनी क्लास में सामान्य परिभाषाएं पढ़ी थी। विद्युत धारा है, धारा घनत्व है, केवल इतना। आज का हमारा टॉपिक है आपका अपवाह वेग और अपवहन वेग। अपवाह वेग या अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आज का हमारा टॉपिक है। और इसमें जो कुछ भी भाषा लिखनी होगी, जो मैं बोलता हूँ क्लास में, ऑफलाइन क्लासों में मैं जो बोलकर भाषा लिखाता हूँ वो भाषा देखिए, लैंग्वेज मैंने बोर्ड पर लिख दी है, इसलिए नोट्स बनाने में आपको आसानी नहीं आएगी। अब हम अपने पॉइंट को शुरू करते हैं। देखिए, गौर से समझिए कि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये कोई चालक है, इधर ध्यान देना है। ये कोई भी चालक है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, और इस चालक पर कोई भी बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है, यानी उस पर लगा हुआ बाह्य विद्युत क्षेत्र 0 है। कोई भी चालक है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तो पाए ही जाएंगे। अब उस पर लगा हुआ बाह्य विद्युत क्षेत्र 0 है, तो जब विद्युत क्षेत्र ही नहीं लगा हुआ है तो इन इलेक्ट्रॉनों पर कोई भी विद्युत बल भी कार्य नहीं करेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की वजह से विद्युत बल कार्य करता है F बराबर QE। ऑल राइट, तो ये इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र गति करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र गति करेंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं। तो जब ये सभी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र गति करेंगे तो ये स्वतंत्र गति करते हुए आपस में टक्करें भी करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र गति करेंगे तो स्वतंत्र गति करते हुए ये आपस में टक्करें भी करेंगे, ठीक है। और इन टक्करों के परिणाम स्वरूप, भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन की दिशा निश्चित नहीं है, ये स्वतंत्र गति कर रहे हैं स्वतंत्र दिशाओं में। तो ये जब टक्कर कर वो गति करते हुए एक दूसरे से टक्कर करेंगे तो उन टक्करों के परिणाम स्वरूप इन सभी इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत मान क्या आएगा? 0। क्योंकि जब ये सभी इलेक्ट्रॉन आपस में गति करते हुए टक्करें करते रहेंगे तो ये आपस में टक्करें करेंगे, जिसके कारण टक्कर करते हुए ये एक दूसरे के वेगों को निरस्त कर देंगे। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर और दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर। अब बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है तो इनके वेग भी समान है, तो ये और ये एक दूसरे के वेगों को निरस्त कर देंगे। इस तरह इस चालक में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के वेगों को निरस्त कर देंगे, तो पूरे चालक में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत मान 0 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 0। तो देखिए मैंने क्या क्या लिखा है, चूंकि प्रत्येक चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है, परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र गति करते हैं। इनकी स्वतंत्र गति में इनके मध्य टक्करें होती हैं, इनके मध्य टक्करें होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप चालक में उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग 0 प्राप्त होता है। तो औसत वेग U एवरेज बराबर आपका U1 प्लस U2 प्लस U3 डैश 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 UN अपॉन N बराबर 0। ये औसत वेग हो गया आपका। ये औसत वेग है टक्कर विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। सभी इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में स्वतंत्र गति करेंगे तो ये एक दूसरे के वेग को निरस्त कर देंगे, इसलिए इस पूरे चालक में औसत वेग कैसा प्राप्त होगा? 0। क्लियर? अच्छा, एक चीज और बता देते हैं, इस स्वतंत्र गति में दो क्रमागत टक्करों के मध्य, इस स्वतंत्र गति में दो क्रमागत टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का पथ सरल रेखीय होता है। अब आप सोचिए, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन टक्कर कर रहे हैं, ऐसे गया इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर ऐसे गया इस इलेक्ट्रॉन से, फिर ऐसे गया इस इलेक्ट्रॉन से, फिर ऐसे गया इस इलेक्ट्रॉन से, यानी इसके मन के हिसाब से ये गति कर रहा है, ठीक है, यानी ये स्वतंत्र गति है। अब इस स्वतंत्र गति में आप कोई भी एक दो टक्करें देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलकर यहाँ पर टकराया और यहाँ के बाद चलते हुए यहाँ पर टकराया, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच में ये जो पथ है बताइए कैसा है? सरल रेखीय,
कैसा है, सरल रेखीय। या फिर ये टक्कर और ये टक्कर ले लीजिए, इस टक्कर और इस टक्कर के बीच में भी पथ कैसा है, सरल रेखीय। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र गति करता है तो वह टक्कर करेगा, और दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो पथ होगा वो सरल रेखीय होगा। क्या होगा, सरल रेखीय। और इस सरल रेखीय पथ का एक नाम है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका माध्य मुक्त पथ। जिस स्वतंत्र गति में दो क्रमागत टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉन का पथ सरल रेखीय होता है जिसे माध्य मुक्त पथ कहा जाता है। और दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगा समय आपका इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर टक्कर किया और यहाँ पर टक्कर किया, तो इस दो टक्करों के बीच में जो टाइम लगा उस टाइम में कोई टक्कर नहीं किया, मतलब उसने आराम किया। यानी दो क्रमागत टक्करों के बीच में इलेक्ट्रॉन ने कोई टक्कर नहीं की, मतलब आराम किया। तो इस टक्कर दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो समय लगता है, दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगा समय क्या कहलाता है, विश्रांति काल। क्या कहलाता है, विश्रांति काल। मतलब इलेक्ट्रॉन विश्राम करता है, विश्रांति काल कहलाता है। इसे टॉर्क से व्यक्त करते हैं, ये टॉर्क है, बलागुण वाला टॉर्क। यहाँ पर विश्रांति काल को भी टॉर्क से व्यक्त कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक क्या समझ में आया, सामान्य अवस्था में प्रत्येक चालक के अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर। लेकिन जब इन पर बाह्यविद्युत क्षेत्र नहीं लगा होता है तो सभी इलेक्ट्रॉन मुक्त गति करते हैं, स्वतंत्र गति करते हैं। स्वतंत्र गति करते हुए ये एक दूसरे से टक्करें करते हैं, और एक दूसरे से टक्करें करते हुए टक्करों के कारण ये एक दूसरे के वेगों को निरस्त भी करेंगे। इसलिए उस चालक में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत मान यू एवरेज क्या निकलेगा, 0। जब ये स्वतंत्र गति करते हैं तो दो क्रमागत टक्करों, जब इनके पथ स्वतंत्र होते हैं तो दो क्रमागत टक्करों के मध्य में इनका पथ सदैव सरल रेखीय होता है जिसे माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और दो क्रमागत टक्करों के मध्य में आपके सभी इलेक्ट्रॉन, दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन समय लेता है उसे विश्रांति काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विश्रांति काल। अब आ जाइए आगे की बात पर। ये तो बात तब थी जब आप लोगों ने बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया था। अब आप इस पर इस दिशा में बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दीजिए, इस चालक पर इस दिशा में क्या लगा दीजिए, बाह्य विद्युत क्षेत्र। जब आप इस दिशा में बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाओगे तो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर आपके सभी इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा, F बराबर QE। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। तो सभी इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा, सभी इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। और जब सभी इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा तो सभी इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेंगे। जब ये सभी इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेंगे तो जरा देखिए, सभी इलेक्ट्रॉनों का पथ एक जैसा है, सभी इलेक्ट्रॉनों का पथ एक जैसा है। और जब सभी इलेक्ट्रॉनों का पथ एक जैसा है तो क्या ये टक्करें करेंगे? जब एक ही पथ पर कोई कण गति कर रहे हैं तो उनके मध्य में टक्करें नहीं होंगी। तो जब ये सब एक ही पथ पर गति करेंगे विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगे हुए विद्युत क्षेत्र से प्रतिकर्षित होने के कारण, तो इस अवस्था में इनका जो औसत वेग है, इस अवस्था में इनका जो औसत वेग है उसे अपवहन वेग या अपवाह वेग कहते हैं, उसे अपवहन वेग या अपवाह वेग, इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी वीडी, इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी वीडी से व्यक्त करते हैं। किससे? वीडी से। क्लियर है? तो एक बार फिर आराम से देखिए कि आपने इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर सभी इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल लगेगा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल लगेगा जिसके कारण सभी इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित होने लग जाएंगे। ठीक है, जब विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित होने लग जाएंगे तो सभी इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में संरेखित होकर गति करेंगे। इस अवस्था में ये टक्करें नहीं करेंगे तो इनके वेगों का औसत मान भी 0 प्राप्त नहीं होगा। अब इनका औसत मान भी 0 प्राप्त नहीं होगा तो इस अवस्था में जो औसत वेग ही होगा वही अपवाह वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपवाह वेग। यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में तो औसत वेग था 0, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में तो औसत वेग क्या था? 0। लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो औसत वेग है उसी को अपवाह वेग या अपवहन वेग कहेंगे। क्या कहेंगे? अपवाह वेग या अपवहन वेग। तो देखिए, अब यदि चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र के कारण सभी इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक विद्युत बल कार्य करता है जिसके कारण
सभी इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति करने लगते हैं, और वो दिशा कौन सी है? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत मान, इस अवस्था में इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत मान शून्य नहीं होता। क्लियर? तो क्या होता है, चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र या विभवांतर आरोपित होने पर चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र या विभवांतर आरोपित होने पर चालक में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत मान ही अपवाह वेग या अपवहन वेग कहलाता है, और इसे Vd से व्यक्त करते हैं, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है? तो अपवाह वेग का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में उपस्थित तो सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग 0, इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र गति करेंगे। विद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा तो सभी इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेंगे, जो औसत मान निकलेगा वही अपवाह वेग कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो इसको यहाँ से अपवाह वेग, अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हेडिंग डाल के यहाँ से और इस डायग्राम तक नोट करना है आपको वीडियो पॉज करके। ओके, मैं आगे का डेरिवेशन करूंगा इसलिए इसको मिटा रहा हूं। आप आराम से नोट्स बना सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए देखिए आगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉनों पर लगा विद्युत बल, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉनों पर लगा विद्युत बल F बराबर QE, यही फॉर्मूला होता है, F बराबर QE। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का E और E। ओके, परंतु आप लोग जानते हो F बराबर क्या होता है? Ma। क्या होता है? Ma, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उसका त्वरण भी होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इसलिए Ma फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आपका Ma बराबर माइनस का E, यहां से त्वरण निकालिए तो त्वरण A बराबर माइनस का E अपॉन M, माइनस का E अपॉन M, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो अब आप गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण यूज कीजिए। V बराबर होता है U प्लस AT, V बराबर U प्लस AT। तो औसत वेग के लिए, औसत वेग के लिए तो V एवरेज बराबर आपका U एवरेज प्लस A और आपका T एवरेज। ठीक है, V एवरेज बराबर U एवरेज प्लस A, क्योंकि त्वरण तो निश्चित रहेगा, समय T एवरेज। परंतु आप लोग जानते हो V एवरेज है विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद औसत वेग, उसको हम लोगों ने क्या कहा था? अपवाह वेग। क्या कहा था? अपवाह वेग। वाह, आपका U एवरेज विद्युत क्षेत्र लगाने से पहले इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, और वो क्या था? 0, वो 0 था। वाह, आपका T एवरेज, आपका T एवरेज समय, टक्करों के मध्य में लगा हुआ औसत समय, उसको कहते हैं औसत विश्रांति काल। उसे क्या कहते हैं? औसत विश्रांति काल। भाई आपने विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया तो टक्करों के लिए टक्कर होंगी, उस अवस्था में औसत वेग U एवरेज है, समय T एवरेज, तो वो औसत वाला जो समय है वो विश्रांति काल ही होगा। तो टॉर्क औसत विश्रांति काल मान रखने पर V एवरेज की जगह पर V ड्रिफ्ट, U एवरेज की जगह पर A 0 और A T एवरेज की जगह पर टॉर्क, तो A का मान समीकरण 1 से रखने पर, A का मान समीकरण 1 से रखिए, A का यहाँ पर तो आ ही गया बचा A टॉर्क, A का मान है माइनस का E अपॉन M इंटू टॉर्क, माइनस का E अपॉन M इंटू टॉर्क। तो V D बराबर
आपका माइनस का ई टॉर्क अपॉन एम, और बाहर क्या लिख दिया मैंने, ई, बाहर क्या लिख दिया, ई। तो अतः अपवाह वेग, अतः अपवाह वेग या अपवहन वेग, इसका फॉर्मूला क्या निकला आपका, माइनस का ई टॉर्क अपॉन एम और इनटू में ई, इनटू में ई। आपको पता है ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है नियत, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है नियत, टॉर्क है औसत विश्रांति काल, तो विश्रांति काल तो नियत ही रहेगा। तो अतः आपका जो अपवाह वेग है वो विद्युत क्षेत्र के क्या हो गया, सीधा समानुपाती, विद्युत क्षेत्र के क्या हो गया, सीधा समानुपाती। इसका मतलब ये हुआ कि जितना विद्युत क्षेत्र लगाओगे, जितना विद्युत क्षेत्र लगाओगे अपवाह वेग उतना ही होगा, जितना विद्युत क्षेत्र लगाओगे उतना ही अपवाह वेग होगा। विद्युत क्षेत्र कम लगाओगे तो अपवाह वेग कम प्राप्त होगा, विद्युत क्षेत्र ज्यादा लगाओगे तो अपवाह वेग ज्यादा प्राप्त होगा। क्लियर सुनिए, जब आपने विद्युत क्षेत्र लगाया तो इलेक्ट्रॉनों पर लगा हुआ विद्युत बल क्या, F बराबर क्यू से माइनस का ई, F बराबर एम होता है, तो यहाँ से त्वरण का मान निकाला, फिर गति का प्रथम समीकरण यूज किया औसत वेग के लिए। अब टक्कर विद्युत क्षेत्र के बाद, विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद औसत वेग है अपवाह वेग, विद्युत क्षेत्र से पहले औसत वेग है 0, समय का औसत है विश्रांति काल। यहाँ पर आपने ए का मान लिखा ई अपॉन एम, ओके, तो ये हो गया माइनस का ई टॉर्क अपॉन एम इंटू ई, ये आया अपवाह वेग का फॉर्मूला। किसका, अपवाह वेग का फॉर्मूला। आपने जो भाषा लिखी थी यहाँ तक डायग्राम समेत, उस भाषा के बाद में आपको इसे यहाँ से और यहाँ तक फिर नोट कर लेना है। क्लियर है, फटाफट नोट कीजिए। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट हो गया, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये अपवाह वेग का फॉर्मूला हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया और यहाँ से एक रिलेशन और निकल कर आ गया कि जो आपका अपवाह वेग है वो लगे हुए विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, विद्युत क्षेत्र पर। अगर आप विद्युत क्षेत्र कम लगाओगे तो अपवाह वेग भी हमें कम प्राप्त होगा, और विद्युत क्षेत्र ज्यादा लगाओगे तो हमें अपवाह वेग भी ज्यादा प्राप्त होगा। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हमारा छोटा सा पॉइंट है गतिशीलता, इसको डिनोट करते हैं म्यू से। किससे, म्यू से। गतिशीलता देखिए ये क्या है, चूंकि अपवाह वेग, चूंकि अपवाह वेग सदैव चालक पर आरोपित, अपवाह वेग सदैव चालक पर आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र, सदैव चालक पर आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है। ये चीज हम लोगों ने अभी भी निकाली थी कि वीडी समानुपाती ई, आपका अपवाह वेग जो है सदैव चालक पर आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो वीडी समानुपाती ई या वीडी बराबर म्यू ई, वीडी बराबर म्यू ई, जहां म्यू एक समानुपाती नियतांक है, जहां म्यू एक समानुपाती नियतांक है, जिसे म्यू एक समानुपाती नियतांक है जिसे आपकी गतिशीलता कहते हैं, जिसे गतिशीलता कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, गतिशीलता। वीडी समानुपाती ई आया था, समानुपाती का चिन्ह हटाया, नियतांक ले लिया म्यू, तो म्यू एक समानुपाती नियतांक है जिसे गतिशीलता कहते हैं। तो आते हैं गतिशीलता, बताइए म्यू बराबर क्या निकला, वीडी अपॉन ई, म्यू बराबर वीडी अपॉन ई, परंतु वीडी बराबर क्या है, माइनस का ई टॉर्क अपॉन एम, यही था, माइनस का ई टॉर्क अपॉन एम। तो म्यू बराबर
माइनस का ई टॉर्क अपॉन एम इंटू ई, नीचे ये ई से ई कट गया, तो गतिशीलता म्यू बराबर क्या निकली, माइनस का ई टॉर्क अपॉन एम, गतिशीलता म्यू बराबर क्या निकला, माइनस का ई टॉर्क अपॉन एम, यस या नो। तो इस तरह आप लोग गतिशीलता को पढ़ते हैं, और अगर आप लोग इस बात को आगे बढ़ाते हैं तो एक चीज क्लियर है कि अपवावेग सदैव चालक पर आरोपित विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है, और विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है तो समानुपाती नियतांक म्यू लिया, जिसको हम लोगों ने क्या कह दिया, गतिशीलता। तो गतिशीलता म्यू बराबर वी डी अपॉन ई। अच्छा, आपका वी डी का मान रखा तो फॉर्मूला आया ई टॉर्क अपॉन एम। क्लियर। आज की क्लास में अभी हम फिलहाल इतना पढ़ेंगे, हालांकि हमें एग्जाम्पल वगैरह लेने हैं, क्वेश्चन वगैरह लेने हैं, तो क्लास हमारी अभी खत्म नहीं हो रही है, तो चलिए एग्जाम्पल वगैरह लेंगे। तो अब ये हमारी गतिशीलता यहाँ पर निकल कर आ जाती है। अब हमारा एग्जाम्पल वगैरह देखते हैं क्या क्या, आप इसको फटाफट यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, एक चीज और बताना मैं भूल गया, हाँ नोट में बताना भूल गया गलती से। नोट में सबसे पहले है कि कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉनों की चाल, कमरे का ताप होता है कितना, आपके कमरे के ताप पर जो इलेक्ट्रॉन चालक में गति करते हैं, आपके कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉन चालक में गति करते हैं, तो उनकी चाल होती है 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। क्या होती है, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। यानी कमरे के ताप पर जो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे वो कितने वेग से गति करेंगे, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। दूसरा, आपका माध्य मुक्त पथ आपको पता है, दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो पथ था सरल रेखीय, उसकी लंबाई थी, और वो होता है लगभग 10 की पावर -9 मीटर। कितना होता है, लगभग 10 की पावर -9 मीटर। क्लियर। और इसके बाद में अगला अपवाह वेग क्या होता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर सभी इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत मान। तो अपवाह वेग का मान, आपका जो अपवाह वेग है उसका मान जो एवरेज रहता है वो 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड रहता है। आपका जो अपवाह वेग है उसका मान 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड रहता है। आपने अपवाह वेग पढ़ा, गतिशीलता पढ़ी, उसके बाद ये भी पता चेक कर लिया कि कमरे के ताप पर जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं चालक में, जिसको स्वतंत्र गति कहा गया था 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड से, तभी तो वो एक दूसरे से तेज टक्कर करके वेग को नष्ट कर देते हैं। और माध्य मुक्त पथ होता है 10 की पावर 9 मीटर का, और अपवाह वेग का मान होता है सामान्यतः जो प्रचलित है आपका 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड। ऑल राइट। अब इस तरह आप लोगों ने अपवाह वेग और गतिशीलता को पढ़ लिया है। अब हम आगे आप लोगों को एक दो एग्जाम्पल कराते हैं, फिर हमारा क्या बचेगा इस टॉपिक में, आपके अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध, अपवाह धारा, अपवाह वेग और विभव अंतर में संबंध, ये करा के फिर मैं आपको इकट्ठे और न्यूमेरिकल कराऊंगा। आज मैं आप लोगों को केवल एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ना मैं आपको कोई क्वेश्चन दे पाऊंगा आज, और ना ही आप लोगों के लिए कोई होमवर्क है, केवल इसको रिवाइज करना है ढंग से। कल की क्लास में हम लोग आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे भी, और घर करने के लिए कम से कम 5 या 6 न्यूमेरिकल देंगे भी। तो कल की क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिए। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल करवा देता हूँ, ताकि जो कुछ पढ़ा है ये सब क्लियर हो जाए। चलिए, आपका एग्जाम्पल नंबर 5वां चैप्टर है, तो शुरुआत करते हैं 5.1 से। क्या दे रखा है, आवेश दे रखा है Q, 4TQ + 5T + 6, और T बराबर 1 सेकंड पर आपको धारा ज्ञात करनी है। आप नॉर्मली जानते हो I बराबर क्या होता है, dQ/dt, dQ/dt। तो d/dt, Q का मान है 4TQ + 5T + 6। करिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्यों करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे।
इंटीग्रेशन तो समाकलन होता है। अवकलन करिए तो 4 गुणा टी क्यू का क्या होगा 3t स्क्वायर प्लस 5 गुणा टी की पावर 1 है तो 1 टी की पावर 0, 6 का अवकलन 0। तो आई बराबर 4 तिया 12 टी स्क्वायर प्लस 5 एकम 5 टी की पावर 0 का मान 1। अब टी बराबर क्या रखना है 1 सेकंड रखने पर, समय 1 सेकंड रखा तो आई बराबर 12 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 5, तो 12 गुणा 1 प्लस 5 बताइए कितना 17, और वो भी किसमें एम्पियर में, वो भी किसमें एम्पियर में। आप लोगों को इस तरह आवेश का मान टी में दे दिया तो धारा निकालनी है तो आप उसका अवकलन कर लीजिए टी के सापेक्ष, और टी का मान दे रखा है तो मान रख दीजिए, कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा 5.2 एग्जाम्पल आपके अपवाह धारा से रिलेटेड है जो मैं कल पढ़ाऊंगा आपको, तो 5.3 करिए। ठीक है, तो 5.2 के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। अभी 5.3 कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में जिसकी त्रिज्या दे रखी है 5.3 गुणा 10 की पावर -11 मीटर और एक वेग से चल रहा है, और जो वेग है 2.2 गुणा 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड औसत विद्युत धारा निकालनी है। एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन इतनी त्रिज्या के पथ में, एक इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इतनी त्रिज्या के पथ में इतने वेग से चक्कर लगा रहा है। आप लोगों को अपवाह धारा निकालनी है, तो धारा निकालनी है I बराबर फॉर्मूला होता है Q अपॉन टी। I बराबर क्या होता है फॉर्मूला Q अपॉन टी, यानी Q की जगह पर इलेक्ट्रॉन है आवेश, कौन है आवेश, समय T। ठीक है, परंतु T की वैल्यू रखनी है आपको यहां पर, किसकी T की, T है समय, समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल, समय बराबर होगा दूरी बटे 4। आप बताइए जब इलेक्ट्रॉन एक पथ में चक्कर लगा रहा है जिसकी त्रिज्या r है, तो वह एक पथ में कितनी दूरी तय करेगा, उसकी परिधि के बराबर, उसकी परिधि के बराबर, और उसकी चाल v है। रखिए मान t बराबर e अपॉन t का मान है 2 पाई r अपॉन v, v पहुंच जाएगा ऊपर तो ev अपॉन 2 पाई r, ev अपॉन 2 पाई r। तो देखिए t बराबर ev अपॉन 2 पाई r हो गया। e का मान रख दीजिए सबके, e का मान 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, v का मान वेग है आपका 2.2 गुणा 10 की पावर 6, 2 पाई का मान 3.14 और r का मान है 5.3 गुणा 10 की पावर -11। कैलकुलेट कर लेना है और आपकी धारा निकल कर आ जाएगी। क्या निकल कर आ जाएगी धारा, वो भी किसमें एम्पियर में। क्लियर है, क्या किया, धारा का फॉर्मूला I बराबर Q अपॉन टी से इलेक्ट्रॉन है तो आवेश का इलेक्ट्रॉन E अपॉन टी हो गया, समय बराबर दूरी बटे चाल, इलेक्ट्रॉन के लिए पूरे पथ की दूरी परिधि के बराबर 2 पाई r और चाल भी है, मान रखा और फॉर्मूले में पुटन कर देना है। देखो काफ़ी बच्चों की शिकायत ये है कि सर आप लोग हमें घर पे करने के लिए बहुत कम एग्जाम्पल वगैरह देते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हम कोशिश ये करते हैं कि हम हर तरह के बच्चे के हिसाब से चलें, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा हमारी क्लासें देखकर पढ़ ले, होशियार से होशियार बच्चा हमारी क्लासें देखकर आराम से पढ़ ले, उन दोनों को कंफर्टेबल फील होना चाहिए। तो आप चिंता ना करें, आपके जो होमवर्क की समस्या है, हमने एक यूनिट कंप्लीट की है, अब हम लोग दूसरी यूनिट में चल रहे हैं, तो अब हम लोग जो एग्जाम्पल आपको कल की क्लास से देना शुरू करेंगे घर पे करने के लिए, उसमें पहली यूनिट के चारों चैप्टरों के फॉर्मूलों का यूज होगा, तब आपके दिमाग की प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। अगर तभी देता तो प्रैक्टिस होती, लेकिन अब उल्टी और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। मैं आप लोगों को जब अब ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जिनमें अपन फिलहाल जो टॉपिक चल रहे हैं उनके फॉर्मूलों के साथ साथ पिछले टॉपिकों के फॉर्मूले भी यूज हो, तो आपके दिमाग की कसरत ज़्यादा होगी। इसलिए कल की क्लास से बिल्कुल तैयार रहिए इन सब कामों के लिए, अपनी प्रैक्टिस करने के लिए ढंग से तैयार होकर अपनी मेहनत के लिए तैयार रहिए। आज आप लोगों को ये दोनों एग्जाम्पल कर लेने हैं, उसके बाद हम लोग कल शुरू करेंगे अपवाह वेग का जो शेष बचा हुआ है वो मैटर, और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल और कुछ साइंटिफिक फैक्ट
उसके बाद फिर हम लोग अगली क्लास में ओम के नियम पर बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से। धन्यवाद।